हेलो एवरीवन। अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार आज आप सभी के समक्ष ज्योग्राफी के एक नई वीडियो के साथ मौजूद हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जल मंडल के विषय में, यानी कि समझेंगे पृथ्वी पर जल कहाँ पर मौजूद है और ये जल किस प्रकार से वापस आ जाता है जल चक्र के माध्यम से, यानी कि वाटर साइकिल्स को समझेंगे। हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी जो है, अर्थ है, उसमें कहाँ कहाँ पर जल है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज है उसके विषय में पढ़ेंगे। हम लोग समझेंगे महासागरीय जल यानी कि ओशियंस वाटर जो होती है उनकी कौन कौन सी गतियां होती है, वे किन किन प्रकार से मूवमेंट करती है, जैसे कि हम लोग ज्वार भाटा जानते हैं, टाइड्स के विषय में। और वे किस प्रकार से सुनामी को उत्पन्न करती है और फिर सुनामी को हम लोग पृथ्वी का तांडव भी कहते हैं, तो ये किस प्रकार से उत्पन्न होता है, इन सभी के विषय में इस पूरे वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो यह एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन है जो आपके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है, जो क्लास 7th का चैप्टर 5 है ज्योग्राफी बुक के लिए। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ज्योग्राफी में जलमंडल के विषय में। अगर इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको इसके पीडीएफ की जरूरत पड़ती है तो अभी क्लासेस को टेलीग्राम में फॉलो करें, और मुझसे कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसकी आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने ऐसे ही बेस्ट वीडियोज सोशल साइंस, साइंस, मैथ और हिंदी ग्रामर पर क्लास 10th के लिए भी बेस्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। अगर आप 10th से हैं या कोई ऐसा है जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा है 10th के लिए, तो उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है, वे आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ या आप खुद उनको देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं और समझते हैं जलमंडल के विषय में। जल जल का मतलब क्या होता है? जल का मतलब होता है पानी, यानी कि वाटर। वह पानी जो हम पी सकते हैं या फिर कोई अन्य प्रयोग में ला सकते हैं। तो धरातल जो है, यानी कि जो पृथ्वी का ऊपरी सतह है जिस पर हम रहते हैं, उस पर उपस्थित सभी प्रकार के जल राशियों के समूह, यानी कि वहां पर जितने भी ऐसे स्थान है जहां पर पानी मौजूद है, उन सभी ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? ओशियंस यानी कि महासागर, यहाँ पर जल है। हिम नदी यानी कि ग्लेशियर्स, यहाँ पर पानी है। नदी यानी रिवर, वहां पर पानी है। झील मतलब लेक। भूमिगत जल यानी कि ग्राउंड वाटर जो है, यानी कि धरती के अंदर का पानी, जो पानी आप चापाकल से निकालते हैं या कुएं से निकालते हैं। और वायुमंडल जो है, एटमॉस्फेयर, उसमें वाटर वेपर है, जल वाष्प है। वह सभी, जो भी जहां भी जल राशि उपस्थित है, उन सभी को हम क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। जल जो है वह अपने स्थान में परिवर्तन करता रहता है, अपने स्थान में परिवर्तन होता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर एक पर्वत है और पर्वत के ऊपर बर्फ है, तो ये बर्फ वहां पर नहीं रहता है, बल्कि वो पिघल करके फिर नदी का रूप धारण करता है, फिर वो बहते हुए कहाँ पर चला जाता है? समुद्र में मिल जाता है। और फिर समुद्र से क्या होता है? फिर से वो वापस आ जाता है, और वापस किस प्रकार से आता है? जल चक्र के माध्यम से। तो ये जो चक्र है, साइकिल जो है, ये हमारे लिए समझना जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जल अपने स्थान को परिवर्तित करता है। जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल। पृथ्वी पर उपस्थित जल का प्रवाह यानी कि सर्कुलेट्स होता है, वह महासागर से वायुमंडल में जाता है और फिर वायुमंडल से स्थल मंडल में जाता है, यानी कि ओशियंस से वो एटमॉस्फेयर में आता है एंड एटमॉस्फेयर से वो लैंड में आ जाता है। और इन्हीं के बीच जो जल इस तरह से घूमता है, जो सर्कल बनाता है, यानी कि ओशियन से पहले वायुमंडल में, वायुमंडल से फिर वो कहाँ पर आता है? स्थल मंडल पर, यानी कि लैंड पर आता है, भूमि पर आता है, और फिर वो कैसे बहते हुए समुद्र में चला जाता है, यानी कि ओशियंस में चला जाता है। इसी चक्र को हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी जो है वह एक थलशाला है। थलशाला मतलब टेरेरियम। ओके, ये थलशाला एक बर्तन है, मान के चलिए कि एक कांच का बर्तन है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पौधे रखे हुए हैं और उसमें पानी आता रहता है, जिसको अधिक जल की आवश्यकता होती है। और इसीलिए हमारे लिए क्या है, जो वर्षा है वह बहुत ही ज्यादा महत्व है। देखिए, जल चक्र को हम समझ लिए। पृथ्वी पर जो जल आज से हजारों वर्ष पूर्व उपस्थित था, यानी कि आज से अगर 1000 साल पहले अगर आप पीछे चले जाते हैं, तो जितना जल पृथ्वी पर मौजूद था, वही जल क्या हो रहा है?
एक जगह से दूसरे जगह आ रहा है और जा रहा है, ये जल खत्म नहीं हो रहा है। सूर्य की गर्मी के कारण ये जल क्या होता है, ऊपर जल वाष्प बन करके ऊपर जाता है, यानी कि वाटर वेपर बन करके ऊपर जाता है। ऊपर यही जल जो है वह ठंडा होकर के और क्या बन जाता है, बादल बन जाता है। और बादल बन के ये क्या करता है, बादल कह सकते हैं चारों तरफ घूमता हुआ, या फिर जहां इसकी आवश्यकता है वहां पर, या जहां पर ये बादल जो है बरसने लायक हो जाता है वहां पर वर्षा होता है। तो कहीं कहीं यहाँ ओला बरसता है या हिमपात होता है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से वर्षा का कह सकते हैं अनुभव किया जाता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा है कि जल, हम सुनते हैं कि जल प्रदूषित हो रहा है तो जल खत्म हो रहा है। तो जल, एक बात आप माइंड में सेट रखिएगा, जल खत्म नहीं हो रहा है। अगर मेरे घर में 10 गिलास वाटर था और उसमें से अगर मैंने क्या किया, 10 गिलास में से 8 गिलास जो वाटर है उसको खत्म किया, पानी को खत्म किया, तो उसमें हो सकता है कि 5 गिलास वाटर जो है यानी कि पानी जो है वह खत्म नहीं हुआ, बल्कि प्रदूषित हो गया, जो अब हम पी नहीं सकते, और अगर हम पिएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। और इसीलिए हमें जल की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इसलिए हमें यह समझना होगा कि पृथ्वी पर जल कहाँ पर कितना है। तो आइए उसी को समझते हैं, जल का वितरण को समझते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। देखिए हमारे पास जो जल है वह दो तरह का, एक है लवणीय जल और दूसरा जो है वह स्वच्छ जल है, यानी कि वैसा जल जिसको हम पी सकते हैं, साफ सुथरा पानी है। और जो लवणीय जल है उसमें बहुत ज्यादा कह सकते हैं नमकीन है, वो पीने लायक बिल्कुल नहीं, खारा पानी है, ओके, सैलियन वाटर कह सकते हैं उसको। तो ये सबसे ज्यादा है, 97.3% वाटर जो है वह लवणीय वाटर है। और केवल यहाँ पर हमारे पास लगभग जो है 2.7 बच जाता है, यानी कि 2.7%, जो लगभग 3% ही है, आप मान सकते हैं। 3% वाटर ही ऐसा है जिसको हम पी सकते हैं, और वो वाटर एक जगह नहीं है बल्कि आइस कैप में है, ग्राउंड वाटर में यानी कि धरती के अंदर है, फ्रेश वाटर लेक जो है झील है वहां पर मौजूद है, आइसलैंड सी एंड कह सकते हैं साल्ट लेक उन सब में मौजूद है, एटमोस्फेयर यानी वायुमंडल में मौजूद है, और रिवर यानी कि नदियों में मौजूद है। तो इस प्रकार से इन यहाँ पर मौजूद है, और टोटल 100% वाटर ये सभी मिलकर के बनाता है। अब देखिए ये स्वच्छ जो जल है, महाद्वीप में भी 2% अंटार्कटिक तथा अन्य ऊंचे पर्वतों में है, जहां से हम इसे ला नहीं सकते हैं। शेष जो 1% बच जाता है, जिसको लगभग 3% मान लिए, तो 2% जो है वह पर्वतों, ऊंचे पर्वतों पर है या अंटार्कटिक पर है। शेष जो 1% जल बच जाता है वह नदी, भूमिगत जल, झील और तालाब में मौजूद है, जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, पादप एवं वन्य जीव इसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जल का वितरण बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कठिन है। और कह सकते हैं कि जितना जल हमें चाहिए उसमें से बहुत कम जल हमारे पास उपलब्ध है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का केवल 2.7% ही क्या है, हम पीने लायक है। इस प्रकार हम पाते हैं कि पृथ्वी का लगभग 97% जो है, यानी कि 97% जो वाटर है वह क्या है, महाद्वीपों पर कह सकते हैं, महासागरों पर, महाद्वीपों ने माफ कीजिए, महासागरों में मौजूद है, यानी कि ओशियंस में मौजूद है। प्रति 1000 ग्राम जल की मात्रा में उपलब्ध लवण की मात्रा को लवणता कहते हैं। यहाँ लवणता एक शब्द हम क्लियर कर दिए, यानी कि अगर 1000 ग्राम जल जो है उसमें जितना लवण होगा, लवण, ओके, तो उसको हम लवणता कहते हैं। समुद्री जल की लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में है। तो ये था जल का वितरण, और हम लोग समझे कि किस प्रकार से जल का वितरण हमारे लिए कह सकते हैं समस्या है। अब एक चीज आप समझिए कि हम सभी जानते हैं कि नदियों में पानी है जो हम पी सकते हैं, लेकिन आप समझ कह सकते हैं, सुन रहे हैं कि हमारे भारत में ही बहुत सारी ऐसी नदियां, जैसे कि यमुना नदी की अगर बात करें तो वह प्रदूषित हो चुकी है पूरी तरह से, जिसको हम पी नहीं सकते हैं। और आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जैसे गंगा नदी या और भी बड़ी बड़ी नदियां प्रदूषित हो सकती है। तो हम, पानी तो खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन पानी जो खराब हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, जिसको हम पी नहीं सकते हैं, अपने प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, इससे हमारे सामने जल की समस्या उत्पन्न हो रही है। और आने वाले समय में ऐसा माना जाता है कि 2050 या उसके पहले ही हमें जो आधी जनसंख्या है उसको पानी नहीं मिलेगी। तो ये समस्या को समझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, और पानी के गलत प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो जल है वह खराब नहीं हो। ओके, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं महासागरीय जल की गतियों के विषय में।
महासागर में बहुत ज्यादा पानी है, ओशियंस में 97% वाटर है। और ये जो है बहुत ज्यादा जो पानी होने के कारण ये भिन्न भिन्न प्रकार की गतियां करती है, मूवमेंट्स करती है। देखिए दूर से अगर आप महासागर के जल को देखेंगे तो ये जल आपको शांत दिखाई देगा, स्थिर प्रतीत होगा, बट ऐसा नहीं है। ये साइलेंट नहीं है और ना ही ये कह सकते हैं स्थिर है, ये मूव करता है। कह सकते हैं वास्तव में ऐसा नहीं है। महासागर की जल जो लगातार कैसा है, गतिशील करता रहता है, गति करता रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको छोटी सी वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये गतियां करती है। और ये जो गतियां हैं अलग अलग रूप में हो सकता है और हम इसे नाम देते हैं। पहली जो गति है उसे बोलते हैं तरंग यानी कि वेव कहते हैं, दूसरे को हम ज्वार भाटा कहते हैं और तीसरा जो है वह महासागरीय धारा है। अलग अलग प्रकार से इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तरंग की बात करते हैं। तरंग क्या होता है? तो महासागरीय सतह पर जो जल है वह लगातार उठता है और गिरता है, और ये जो उठने गिरने की प्रक्रिया है इसे ही हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। तरंग जो है सागरीय जल की सतह पर पवन के घर्षण के द्वारा उत्पन्न होती है। यानी कि महासागरीय जल जो सतह है, ऊपर जो सरफेस है, उस सरफेस पर जब हवा लगता है तो हवा के घर्षण के कारण वे उसको उठा देता है और इसके द्वारा उसमें मूवमेंट होता है। इस तरंग की गति को दोलनात्मक होती है, दोलनात्मक गति होती है। तूफान के दौरान अगर बात करें, जब विंड होती है, बहुत तेज हवा चलती है, तो ये बहुत ही ऊंचा उड़ जाता है, बहुत ही हाई होता है, विशाल होता है और बहुत ही ऊंची तरंगें उत्पन्न होती है जब तूफान होता है। भूकंप अगर होता है, अर्थक्वेक, ज्वालामुखी, वैल्केनो, भूस्खलन, इरोजन यानी कि भूमि का खिसकना वगैरह जो होता है, इस कारण से क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर कभी कभी कर देते हैं, महासागरीय जल बहुत ही ज्यादा विस्थापित हो जाता है, बहुत ही अत्यधिक। और इस बहुत ही अधिक ऊंचाई पर जब इसकी तरंगे उफन जाती है, बहुत ऊंचा उड़ जाता है, तो हम इसे सुनामी कहते हैं। और इसके कारण लगभग 15 मीटर ऊंचाई की जो कह सकते हैं सुनामी तरंगे उत्पन्न हो सकती है, जिसे ज्वारीय तरंगे भी हम कहते हैं। तो सुनामी शब्द यहाँ पर आया, थोड़ी सी सुनामी के विषय में हम लोग समझ लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण सुनामियों के विषय में जान लेते हैं। सुनामी, जिसे हम पृथ्वी का तांडव कहते हैं। सुनामी जो है वह अंग्रेजी शब्द से बना है, TSUNAMI, जो एक प्रकार का जापानी शब्द भाषा का दो शब्दों से बना है, जिसे हम सु कहते हैं, TSU, और दूसरा जो है नामी, NAMI। इसका अर्थ होता है समुद्र तट की ओर से आती हुई लहरें। जो समुद्र का किनारे का क्षेत्र है वहां से जो लहरें आती है उसे हम क्या कहते हैं, माफ कीजिए आगे आ गए, उसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। सबसे विशाल सुनामी तरंग 150 मीटर ऊंचा मापी गई है, यानी कि सबसे ज्यादा जो डेंजरस था वह कितना था, 150 मीटर। अब बात करते हैं 2004 की सुनामी के विषय में, जो दिसंबर में आया था। हिंद महासागर, हिंद महासागर में अब तक की सबसे विनाशकारी सुनामी आई थी, जो बहुत ही शक्तिशाली भूकंपीय तीव्रता, यानी कि ये अर्थक्वेक के रीजन से आया था, जिसकी तीव्रता जो थे वे 8.9 था। ये बहुत ही हाई कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा भूकंप का मापन है और इतनी भूकंप के कारण बहुत ही तेज से सुनामी आ गया। इस सुनामी के कारण क्या हुआ, इस सुनामी के कारण हिंद महासागर में बहुत सारे ऐसे द्वीप थे, आइसलैंड थे, जो डूब गए। हिंद महासागर के तटीय देशों की बात करें, जैसे कि भारत जो है तटीय देश हिंद महासागर के समीप आता है, तो तटीय देश के लगभग 2,80,000 लोग जो वह मारे गए इस सुनामी के कारण। भारत में अगर बात करें कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसे हम बोलते थे इंदिरा पॉइंट, वह भी 2004 के सुनामी में डूब गया था। और अब भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। तो हमने देखा कि सुनामी कितना खतरनाक होता है, इसलिए सन 2007 में सुनामी लहरों से लड़ने के लिए भारत ने क्या किया, सुनामी पूर्व सूचना तंत्र विकसित किया। इससे बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र का भी विकास किया गया और इससे भूगर्भीय गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि ये जो भी यंत्र बनाया गया, इससे क्या किया जाता है, यानी कि धरती के अंदर जो प्लेटें हैं वह किस प्रकार से गति कर रही है, वह उनकी गति का अध्ययन किया जाता है और पता किया जाता है कि सुनामी आने वाली है या नहीं आने वाली है, उसका प्रकोप कितना होगा, और उस हिसाब से हम लोग
सुनामी आने से पहले ही सचेत हो जाते हैं या फिर अलर्ट हो जाते हैं, कह सकते हैं। ओके, तो हम सुनामी से किस प्रकार से बच सकते हैं? देखिए, सुनामी जो आती है उसका मुख्य रीजन क्या है कि यहाँ पर पेड़ नहीं है, जिसके कारण वे इसको रोक नहीं पाते हैं। तो हमें लगता है कि तटवर्ती क्षेत्र जो है उसके समीप पेड़ लगाया जाए और वृक्ष को लगा करके समुद्री तरंग की जो वेग है उसको कम किया जा सकता है। उसे रोका नहीं जा सकता है, बल्कि कम किया जा सकता है, जिससे कम से कम लॉस हो, कम से कम क्षति हो। तो ये सुनामी के विषय में पढ़े। अब आइए हम लोग बात करते हैं ज्वार भाटा के विषय में। ज्वार भाटा की अगर बात करें, जिसे हम लोग टाइड्स कहते हैं, तो महासागरीय जल का जो उठना और गिरना है उसे हम क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। जब सागरीय जल ऊपर उठता है तो उसे हम बोलते हैं ज्वार, और जब वह नीचे जान गिरता है तो उसे क्या बोलते हैं? भाटा। ओके, तो ज्वार भाटा हम लोग समझ चुके हैं। आप इस तरह से पिक्चर के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। आप इस तरह से पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए कि किस तरह से जो समुद्र का जल है वह उठता है और गिरता है। तो ये जो उठने और गिरने की प्रक्रिया है, इससे क्या होता है? ज्वार भाटा कहलाता है। तो जब ये ऊपर उठता है तो हम उसे ज्वार कहते हैं, जब ये नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं। और ये जो ज्वार भाटा है ये बहुत ही अधिक ऊंचाई तक हो सकता है, और ऐसा दिन में 2 बार होता है। ओके ना? देखिए, तरंग जो था वह, जो समुद्र की लहरें जो है वह गति करती रहती है, हमेशा गति करती रहती है, तो वो समुद्र की धारा है वह बहती ही रहती है हवा के कारण से। लेकिन जब वह बहुत ही ज्यादा उठता है दिन में 2 बार, तो उसे हम क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। ये होता है किस तरह से? सूर्य और चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागरों में ज्वार भाटा आता है। सूर्य और चंद्रमा बहुत ही बड़ी बड़ी कह सकते हैं बॉडीज है। ओके, तो ये जो बड़ी बड़ी बॉडीज है, यानी कि ये बहुत ही बड़ा है, सूर्य जो है बहुत ही बड़ा है पृथ्वी के मुकाबले में। तो चंद्रमा भी एक प्रकार की बहुत ही बड़ी वस्तु है, और इन दोनों में बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है, और इन दोनों के बल के कारण खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे महासागरीय जलों में ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं। ज्वार की उत्पत्ति के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक चंद्रमा का पृथ्वी का नजदीक होना, और जब सूर्य पृथ्वी से काफी दूर हो जाता है तो ज्वार की उत्पत्ति बहुत ही छोटा योगदान दे पाता है, यानी कि सूर्य। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो जब चंद्रमा करीब होता है तो जागर जो महासागरीय जल है उसको अपनी ओर खींचता है। जब कह सकते हैं ये यहाँ पर स्थिति चेंज होता है, दूर होता है, तो वो क्या करता है? उसको छोड़ देता है। तो इस प्रकार से क्या होता है? जिस स्थिति में वो जाता है वहां पर उसका खिंचाव होता है, और इसी स्थिति के कारण, चूंकि मान के चलिए कि यहाँ पर सूर्य है और चंद्रमा भी इस ओर है, तो ये दोनों मिलकर के क्या करेगा? बल लगाएगा, तो बल जो है वह बढ़ जाएगा, और इस प्रकार से जो है ज्वार और भाटा की उत्पत्ति होती है। ज्वार भाटा 2 प्रकार का होता है, एक होता है बृहद और एक होता है लघु। तो यहाँ पर इस दोनों को समझ सकते हैं, वृहद और लघु को। तो वृहद और लघु को अगर समझा जाए तो वृहद का मतलब होता है बड़ा। ओके, बृहद मतलब बड़ा, जिसको स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन क्या होता है? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक साथ सीधे में होता है। यहाँ पर इस एक बार मैं इरेज कर देता हूँ सबको समझने के लिए। तो यहाँ पर इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जो पूर्णिमा होता है और अमावस्या का दिन होता है, उस समय क्या होता है? दोनों जो है आकर्षण की शक्ति एक साथ मिलकर के काम करती है, जिसके चलते उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सूर्य और ये चंद्रमा दोनों एक ही स्थिति में है, तो ये ज्यादा बल लगाएगा और इसको क्या करेगा? अधिक तेजी से खींचेगा, जिस कारण से उच्च ज्वार की उत्पत्ति होगी, यानी कि ज्वार जो है वह बड़ा होगा। लघु ज्वार मतलब छोटा, यानी कि नीप टाइड्स कहते हैं। तो ये प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की स्थिति जब होती है, तो या अष्टमी को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी मिलकर समकोण बनाता है। यानी कि आप एक ही ऐसी स्थिति की चर्चा कीजिए जिसमें जो सूर्य है और जो पृथ्वी है और जो चंद्रमा है, ओके ना, ये तीनों मिलकर के क्या बना रहा है? समकोण त्रिभुज बनाएगा। चाहे वह जो स्थिति हो, या ऊपर स्थिति हो या फिर एक बार नीचे भी ऐसी स्थिति बन सकती है, जब क्या बनेगा? ये समकोण बनाएगा। तो इस 2 स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के बीच समकोण बनेगा। जब समकोण बनेगा तो आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, और इस समय ज्यादा बड़ी जो ज्वार वह नहीं उठती है, और इसलिए हम इसे कहते हैं ज्वार। लघु ज्वार मतलब छोटा, ओके ना, जिसको निप टाइड्स कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा बृहद ज्वार
और लघु ज्वार, जिसको पिक्चर के माध्यम से समझा। ज्वार भाटा का क्या हमारे लिए फायदेमंद है? तो जी हाँ, ज्वार भाटा हमारे लिए फायदेमंद है, इनका बहुत ही ज्यादा महत्व है। देखिए, समुद्र में जो परिवहन होता है उसे हम नौ संचालन कहते हैं। तो उच्च ज्वार जो है वह नौ संचालन में सहायक होता है, हेल्प करता है। और उच्च ज्वार के समय नदियों के मुहाने, यानी कि जहां पर जो नदी है वह समुद्र में आकर के मिलती है, उसको हम नदियों का मुहाने कहते हैं। वहां पर पानी की गहराई बढ़ जाती है, वहां पर अधिक पानी आ जाती है। इससे क्या होता है, जहाजों को नदी बंदरगाह तक पहुंचने में सुविधा होती है। यानी कि जब नदी में पहुंचना होता है तो उससे सुविधाजनक होती है। उच्च ज्वार जो है वह नदियों के मुहाने में जमा होने वाले तलछट, यानी कि वहां पर जो अवसाद जमा होता है, यानी कि हो सकता है वहां पर बालू वगैरह जमा हो जाता है, तो उसके अपने अपने साथ बहा कर ले आता है, जिससे वहां पर जो भी कह सकते हैं जमा हुआ था बालू वगैरह, जिसे अवसाद कहते हैं, ओके ना, तलछट कहते हैं, वह बह जाएगा। उच्च ज्वार के दौरान मछलियां जो है वह तट के नजदीक आ जाता है, यानी कि समुद्र का जो किनारा होता है उसके नजदीक आ जाता है, जिससे जो मछुआरे होते हैं वह जो सुविधाजनक होता है उन्हें पकड़ने में। महासागरों के कुछ स्थान पर ज्वार भाटों से जल होने वाले उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत ऊर्जा में किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने में किया जाता है। इस प्रकार से ज्वारीय ऊर्जा जो है, इस प्रकार की जो ज्वारीय ऊर्जा है उसे टाइडल एनर्जी कहते हैं, यानी कि वैसी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसे ज्वारीय ऊर्जा द्वारा, यानी कि ज्वार भाटा द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उसे हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। कई स्थान पर, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर उच्च ज्वार के समय समुद्र जल समुद्र तट के किनारे निम्न भूमि में जमा कर लिया जाता है, जिसका उपयोग नमक बनाने में किया जाता है। यानी इस तरह समझिए, ये समुद्र का जल है, ये लहर मार रही है, तो इस प्रकार से हो सकता है कि यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा हो और जैसे ही ये लहर मारता है इसमें भर जाता है, लेकिन फिर से ये वापस नहीं जा पाता। तो इस प्रकार से ये जल जो है इसका प्रयोग करते हैं हम लोग नमक बनाने में। तो ये था ज्वार भाटा का महत्व। अब आइए हम लोग महासागरीय धाराओं के विषय में समझते हैं कि महासागरीय धारा क्या होती है। महासागरीय धारा मतलब ओशियंस करंट, महासागर की सतह पर निश्चित दिशा में नियमित रूप से बहने वाली जल की धारा को महासागरीय धारा कहते हैं। यानी कि महासागर का जो सरफेस है उसमें एक निश्चित, यानी कि एक ऐसा डायरेक्शन है जो फिक्स डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में बहने वाली जो धारा है उसको हम क्या कहते हैं, महासागरीय धारा कहते हैं। ये जो बहती हुई धारा है एक नदी के समान, आपको नदी के जैसे लगेगी, इस और नदी जिस तरह से बहती है उस प्रकार से लगेगी। इसे हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला जो है वह उष्ण यानी कि गर्म, और दूसरा जो है वह ठंडी यानी कि शीत। तो दो तरह से हम इसे बांट सकते हैं। दोनों के विषय में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, उष्ण जल धारा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। यह पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच जो अक्षांश रेखा है, ओके, उस अक्षांश रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, और भूमध्य रेखा को अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर लाइन के सब नजदीक जो है ध्रुव की ओर प्रभावित होती है, यहां से उत्पन्न होती है, और ये ध्रुव यानी कि पोल की ओर जो है वह प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से आपको लगेगा कि ये जो धारा है वह ध्रुव से पोल की ओर प्रभावित हो रही है, और ऐसी धाराएं जो है वह गर्म होती है, इसलिए हम इसे गर्म धाराएं कहते हैं। जैसे कि गर्म स्ट्रीम या ब्राजील धारा, उत्तरी अटलांटिक, ये सभी गर्म धारा है, उदाहरण है इसका, एग्जाम्पल्स। जबकि अगर ठंडी जल धारा यानी कि शीत वाला ही बात करें तो अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर आती है, यानी कि ये जो धाराएं हैं वे भूमध्य रेखा की ओर आएगी। इस तरफ से ये उल्टा जा रहा था और अब ये वापस आएगी। तो इस प्रकार से जो वापस आती है, जिसे अक्षांश की ओर प्रभावित होती है भूमध्य रेखा की ओर, जैसे कैलिफोर्निया धारा, लेब्राडोर धारा, फिर है फाकलैंड धारा, और ये सभी जो है ठंडी धाराएं हैं। गर्म धाराओं का तापमान सामान्य से कुछ ज्यादा होता है, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है वह अधिक होता है, जबकि ठंडी धाराओं का तापमान जो है वह कम होता है, यानी कि लो होता है। अब देखिए, अलग अलग जो ओशियंस है वहां पर अलग अलग धाराएं होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियंस, हिंद महासागर इंडियन ओशियंस, एंड अटलांटिक ओशियंस यानी कि अटलांटिक महासागर। इसमें गर्म धारा ठंडी धारा तो सब में उत्पन्न होगा, लेकिन इनका अलग अलग नाम है। जैसे कि प्रशांत महासागर में जो गर्म धारा उत्पन्न होती है उसको क्यूरोशियो, उत्तर भूमध्य रेखा या पूर्वी ऑस्ट्रेलियन कहते हैं। जो ठंडी धारा है कैलिफोर्निया, ओ, ओ,
ओ या सीयू, ओके, क्यू राइल कहते हैं। उसी प्रकार से हिंद महासागर में जो गर्म धारा है उसे विश्वतीय विपरीत धारा कहते हैं, अगुल हास धारा कहते हैं और मोंजाबिक धारा कहते हैं। उसी हिंद महासागर में जो ठंडी धारा है उसे हम पश्चिम ऑस्ट्रेलियन धारा कहते हैं, माफ कीजिए ऑस्ट्रेलियन है। अटलांटिक में जो गर्म धारा है उसे गल्फ स्ट्रीम, ब्राजीलियन धारा उत्तर अटलांटिक धारा कहते हैं। और जो ठंडी धारा है वह केनारी कहते हैं, माफ कीजिए केनारी। लेब्राडोर और फेकलैंड जो धारा है वह ठंडी धारा है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो महासागर है उसमें अलग अलग प्रकार की धाराएं बहती है। तो यहाँ पर हमने जल मंडल के विषय में बेहतर तरीके से समझा और इससे जुड़े हुए विभिन्न शब्दों को हमने एक बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया। तो यहाँ पर यह वीडियो जो है वह समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम को पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में फॉलो करें और मुझसे जुड़े पर्सनल सवालों के लिए या अन्य वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के लिंक को चेक करें। तो यहाँ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।